हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आ रहे हैं अपना अगला वीडियो। तो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के डिस्कस करेंगे वीडियो में हम असामान्य अणुभार, जिसे हम एबनॉर्मल मोलर मास भी कहते हैं। अब ये एबनॉर्मल या असामान्य अणुभार क्या है? टाइटल से ही इंडिकेट हो रहा है कि भाई अगर अणुभार जो है या जो मोलर मास है वो नॉर्मल से थोड़ा सा वेरीज हो जाए, नॉर्मल से सामान्य से थोड़ा सा हट के मिले, तो उसे अपन क्या कहेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास ही तो कहेंगे ना। अब ये एबनॉर्मल मोलर मास हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में क्या कर रहा है भला? तो याद कीजिए, हमने पिछले सारे वीडियोस में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया है और चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव इन लोअरिंग प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात किया था, मोलर मास ज्ञात किया था। ओके, तो हमने मोलर मास MB कैलकुलेट करना सीखा है, याद है सभी को? तो ये MB मोलर मास कैलकुलेट करना हम 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालना सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पर एबनॉर्मल मोलर मास की क्या ज़रूरत है? एबनॉर्मल मोलर मास अगर हमको डिफाइन करना हो तो एबनॉर्मल मोलर मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर कोई सॉल्यूशन है, ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। ओके, इस सॉल्यूशन में कोई एक सॉल्यूट ऐड होगा। मान लेते हैं हमारे पास सॉल्यूट ऐड है NaCl यहाँ पर सॉल्यूट है। क्लियर? तो अगर NaCl सॉल्यूट है, अगर इस सॉल्यूट का हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, तो वो मोलर मास कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा मोलर मास न्यूमेरिकल से। तो यहाँ पर जो भी मोलर मास कैलकुलेट करेंगे हम, उसे हम यहाँ पर कहते हैं ऑब्जर्व मोलर मास। जो भी कैलकुलेट करेंगे, जो भी हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे उसे ऑब्जर्व मोलर मास कहेंगे। अब NaCl के फॉर्मूले से उसका मोलर मास निकालो तो सोडियम का कितना होता है? 23 एटॉमिक मास। क्लोरीन होता है 35.5। अगर इसको टोटल करेंगे तो हो गया ये 58.58 हो रहा है ना, 538 58.5। यस, करेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूले से मोलर मास निकला है। इसे अपन क्या कहेंगे? नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास कहेंगे। और ये क्या है? ऑब्जर्व मोलर मास। तो कहने का मतलब एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सॉल्यूट का नॉर्मल मोलर मास ये है, सपोज NaCl ले रहे हैं, और अगर कैलकुलेट करने के बाद जो ऑब्जर्व मोलर मास मिल रहा है, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो एबनॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन क्या हो गई? असामान्य अणुभार की परिभाषा क्या हो गई? वेरिएशन ऑफ ऑब्जर्व मोलर मास फ्रॉम द नॉर्मल मोलर मास। सामान्य अणुभार और ऑब्जर्व जो हमने कैलकुलेट किया थ्रू द फॉर्मूला, दोनों के मोलर मास का जो डिफरेंस होता है, विचलन होता है, जो वेरिएशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। ओके, अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये एबनॉर्मल मोलर मास क्यों प्राप्त होता है अपने को, क्यों मिलता है अपने को एबनॉर्मल मोलर मास? मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे यहाँ पर NaCl है, तो NaCl का जो सिंपल कैलकुलेटेड नॉर्मल मोलर मास है वो कितना होना चाहिए? 58.5 होना चाहिए। तो जो ऑब्जर्व हम कर रहे हैं थ्रू द फॉर्मूला, उससे भी निकलने वाला मोलर मास 58.5 ही निकलना चाहिए, लेकिन 58.5 नहीं निकलेगा, या तो उससे ज़्यादा निकलेगा या उससे कम निकलेगा, बट एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। मतलब हमें हर हालत में क्या मिलेगा? एबनॉर्मल असामान्य अणुभार मिलेगा। तो क्या रीज़न है कि असामान्य अणुभार प्राप्त होता है? तो उसके लिए आप याद कीजिए कि कितने सारे आपने फॉर्मूले मेरे साथ पिछले वीडियो में निकाले हैं, जिनसे आप अवाष्पशील विलेय का
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। लास्ट पिछले वीडियो में हमने जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस किया था तो वहाँ पर आपने MB निकालना सीखा था, याद होगा किसी को? क्या था फॉर्मूला? MB इज इक्वल टू WB R इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी, याद आया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से निकालना सीखा था MB, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से MB निकाले थे तो क्या था? KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन यहाँ पर था डेल TF इंटू WA। अगर इसी तरीके से हम MB निकाले थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से तो वो निकल कर आया था KB WB 1000 अपॉन डेल TB इंटू WA। वैसे ही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से पेपर निकाले थे, राउल्स लॉ याद होगा तो इन सब से हम क्या निकालना सीख रहे हैं? ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर? अब इनमें अगर आप देखेंगे तो WB क्या है? मास ऑफ द सॉल्यूट। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T टेम्परेचर। V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। KF अगेन कांस्टेंट है। WB हो ही गया बात हमारा। WA मास ऑफ द सॉल्वेंट। KB अगेन क्या है? कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट है, बट यहाँ पर जो ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, डेल TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? इन तीनों चीज़ों को सोचो तो क्या क्या चीज़ है ये? ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है ये तीनों के तीनों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्या गुण क्या होता है? सॉल्यूशन के वे प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी राइज करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉल करेगा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये वेरीज वैल्यू है, बदल जाते हैं इसके वैल्यूज। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन अंडरलाइन को छोड़कर बाकी की सारी चीज़ें कांस्टेंट फॉर्म में है यहाँ पर, बट इनको देखेंगे तो ये वेरीज फॉर्म में है। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हम मोलर मास को देखें और उसके नीचे में देखो डेनोमिनेटर में यहाँ पर अपने को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिख रहा है और बाकी सभी चीज़ें क्या है? कांस्टेंट है। तो इस पूरे फॉर्मूले से क्या निकल कर सामने आ रहा है? निकल कर सामने ये आ रहा है कि मोलर मास जो है भाई वो इरिवर्सिबल होता है। किसके? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्या हो गया? वो रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा होगा तो मोलर मास ज़्यादा होगा, कम मिलेगा, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा तो मोलर मास ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ से हमको ये फाइंड आउट हो गया कि मोलर मास ऑफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो यहीं से हम रीज़न जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रीज़न है जिसके कारण हमको एबनॉर्मल मोलर मास मिलता है। कौन सा मोलर मास? एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास के दो रीजंस होते हैं। पहला कि यार किसी सॉल्यूट को हमने सॉल्यूशन में डाला तो सॉल्यूशन में जाने के बाद उसका क्या होता है? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सॉल्यूशन में जाने के बाद वो सॉल्यूट एसोसिएट हो जाए या सॉल्यूशन में जाने के बाद वो सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाए। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पहला एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलय का संगुणन। विलय का संगुणन भी कहते हैं हिंदी में। और दूसरी चीज़ें क्या हो सकती है? या तो टूट सकता है, मतलब डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। डिसोसिएशन को क्या कहते हैं अपन? वियोजन। सॉल्यूट का क्या होना? वियोजन होना। तो ये दो रीजंस होते हैं। आइए समझते हैं
कि ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है। चलिए एक सिंपल सा पहले प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। मान लेते हैं हमारे पास कोई सॉल्यूट है, सॉल्यूट के हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, 1, 2 और 3। कितने पार्टिकल्स? 3 पार्टिकल्स। मतलब यहाँ पर अगर हमको एज्यूम करना हो कि WB इज इक्वल टू क्या रखोगे फॉर्मूले में, तो क्या रखोगे? 3। WB क्या रखोगे? 3 रखोगे। जो भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड फॉर्मूला निकाले हैं उनमें WB की वैल्यू क्या रखोगे? 3 रखोगे। लेकिन जब इन 3 पार्टिकल्स को आप सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद इसका होता क्या है? होता क्या है? मान लो ये 3 पार्टिकल्स एक काम करते हैं, 3 की जगह एक और ले लेते हैं, 4 पार्टिकल्स, थोड़ा सा अच्छा बनेगा। तो 4 पार्टिकल्स अगर अपन ले रहे हैं, इन चारों पार्टिकल्स को अगर इस सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं तो क्या होगा? क्या होगा इस सॉल्यूशन के अंदर? मान लेते हैं पहला केस में अगर सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद इसके पार्टिकल्स जो हैं, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, ऐसे बॉन्डिंग कर लिए, जुड़ गए। तो हमने कितने पार्टिकल्स इसके अंदर डाले थे? 4 पार्टिकल्स डाले थे। WB इज इक्वल टू क्या रखा हमने? 4 रखा। लेकिन जब हम इसके अंदर इसको डालते हैं तो हमने देख रहे हैं कि 4 पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर जाकर कितने हो गए हैं? 2 पार्टिकल्स, क्योंकि वो आपस में क्या हो गए? जुड़ गए हैं थ्रू द एनी बॉन्ड, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल अट्रैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हो सकता है वो पार्टिकल जाके जुड़ गए हों। जुड़ने को अपन क्या कहते हैं? एसोसिएशन, एसोसिएट हो गए हैं। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर एसोसिएट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम हो जा रहे हैं इन द सॉल्यूशन। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू अगर कम हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो जो ऑब्जर्व मोलर मास है, जो हम फार्मूले से कैलकुलेट करने हैं मोलर मास, उस मोलर मास की वैल्यू नॉर्मल मोलर मास से कम आएगी कि ज़्यादा आएगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर एसोसिएट हो गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो गया। तो जो हम ऑब्जर्व करेंगे, जो कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से, वो मोलर मास हमेशा क्या आएगा? नॉर्मल मोलर मास से ज़्यादा आएगा। यस। सेकंड ऑप्शन कि अगर यहाँ पर हम पार्टिकल्स फिर से ले लें, WB अगेन 4 रख दें, लेकिन हम देखते हैं कि ये पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन में अंदर जाने के बाद, जैसे ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये जाने के बाद डिसोशिएट हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जा रहे हैं। अब डिसोशिएट होकर देखो कितने हो गए, ये बहुत सारे हो गए। तो डिसोशिएट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स हो गए। हमने डाला कितने थे? 4 पार्टिकल्स डाले थे इसके अंदर। WB क्या? WB इज इक्वल टू क्या रखे थे? 4। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें क्या हो गए? बढ़ गए, टूट गए मतलब डिसोशिएट हो गए। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ गई तो ऑब्जर्व मोलर मास जो है, जो हम फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, उस मोलर मास की वैल्यू उसके नॉर्मल मोलर मास से हमेशा क्या आएगा? कम आएगा। इसी कारण जब भी हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो वो मोलर मास हमेशा नॉर्मल मोलर मास से हमेशा वेरीज आता है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल जब सॉल्यूशन के अंदर जाता है तो हमने पहले ये रियलाइज़ नहीं किया था कि यार सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद उसका होता क्या है। एक्चुअल में जब भी कोई पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो 2 चीज़ें ज़्यादातर जनरली होती है, या तो सॉलिड पार्टिकल जुड़ जाते हैं या सॉलिड पार्टिकल टूट जाते हैं। अगर सॉलिड पार्टिकल जुड़ रहे हैं, एसोसिएशन, पार्टिकल्स जुड़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कम हो जाएगी, मोलर मास ज़्यादा हो जाएगा। अगर पार्टिकल्स टूट रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ज़्यादा होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, मोलर मास की वैल्यू कम प्राप्त होगी अपने को। ओके, तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मास हमको क्यों प्राप्त होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो हम इसको एक स्पेसिफिक एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड CH3COOH, बहुत बार क्वेश्चन आता है बुक्स में भी, हमारे एसिटिक एसिड है। अगर इसके फॉर्मूले से हम
इसका मोलर मास कैलकुलेट करें, 12 टू ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 16 टू ज़ा 32, और इसको हम सॉल्व करें, ऐड करें तो कितना हो जाएगा ये 60। अब ये 60 क्या है, इस फॉर्मूले से निकाला गया मोलर मास है, इसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल मोलर मास। ओके, लेकिन अगर इसी एसिटिक एसिड को आप बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर, बेंजीन सॉल्यूशन नहीं है सॉल्वेंट, बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर अगर इसी को ऐड कर दें तो क्या होगा, ये जो एसिटिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड का पहला मॉलिक्यूल्स, इधर दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल CH3COH डबल बॉन्ड O। तो होगा क्या, जब बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर इस एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब कौन सा इफेक्ट होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोमेरिक, और इलेक्ट्रोमेरिक के कारण यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा। O और H शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइग्रेट टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस और प्लस, तो यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस, इलेक्ट्रोमेरिक यहाँ माइनस और ये प्लस। तो अब क्या होगा, ये माइनस इस प्लस से अट्रैक्ट होगा, ये प्लस इस माइनस से अट्रैक्ट होगा थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को अपन कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए और आपस में जुड़कर एक हो गए। इस फिनोमेनन्स को हम कहते हैं डाइमर का बनना। डाइमर, तीन होते हैं तो ट्राइमर। तो पार्टिकल्स यहाँ से दो से कितने हो गए, एक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स का सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। तो जब एसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दो से एक हो रहे हैं। तो सोचो अगर एसिटिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल्स हमने डाला होता तो कितने हो जाते, 5। 100 डाला होता तो कितने हो जाते, 50। इसका मतलब जितने भी हम एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स डालेंगे वो एसोसिएट होकर जस्ट हाफ हो जाएगा। तो अगर एसोसिएट होकर जस्ट पार्टिकल हाफ हो जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी जस्ट डिक्रीज होकर हाफ हो जाएगा। तो जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज होकर जस्ट हाफ हो जाएगा तो कैलकुलेट होने वाला मोलर मास जस्ट डबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो नॉर्मल मोलर मास 60 था वो ऑब्जर्व मोलर मास हमें कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। कितना मिलेगा, 120। क्यों, क्योंकि एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है। सेम उसी तरीके से डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, टूटना। और इसके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल किसके ले सकते हैं अपन, सॉल्ट आयनिक कंपाउंड्स के। अभी हमने NaCl के बात किया था, ये NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का नॉर्मल मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया था 58.5। अब इस NaCl को अगर आप पानी में डाल दो, सॉल्वेंट में ऐड करो, तो वो हमेशा डिसोशिएट हो जाएगा अपने कंपोनेंट्स में Na+ और Cl-। तो पार्टिकल्स कितने हो रहे हैं, एक से जस्ट डबल। मतलब अगर 10 पार्टिकल्स डालोगे तो 10 के कितने हो जाएंगे, 20। 50 डालेंगे तो 100 हो जाएगा। तो जस्ट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गए, जस्ट डबल। तो पार्टिकल जस्ट डबल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी जस्ट डबल। तो जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू डबल तो जो कैलकुलेट होने वाला ऑब्जर्व मोलर मास है वो जस्ट हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर NaCl का जो मोलर मास हमको मिलेगा, ऑब्जर्व जो मोलर मास हो, इसका जस्ट क्या मिलना चाहिए, हाफ। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 80, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। कितना मिलना चाहिए, 29.25। बट एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि 29.25 ना मिलकर अराउंड द ये 32 तक मिलता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि सर यहाँ तो जस्ट डबल हो गया तो यहाँ पर जस्ट हाफ होना चाहिए, तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा क्यों मिल रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिस भी आयनिक कंपाउंड्स को हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसके पार्टिकल जस्ट डबल तो होंगे, टूटेंगे, लेकिन वो टूटे हुए आयंस जो हैं वो कैटायंस और एनायन वो उस सॉल्यूशन में माइग्रेट करते हुए कुछ पार्टिकल्स आपस में जुड़ भी जाते हैं। तो इसी कारण से जो
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है टूटने के बाद जस्ट डबल ना होकर डबल से थोड़ा सा कम होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप एबनॉर्मल मोलर मास समझा सकते हैं। तो ये है तुम्हारा आपका असामान्य अणुभार। क्लियर? अब यहीं से एक सेकंड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वॉन हाफ फैक्टर। देखिए अब वॉन हाफ फैक्टर क्या होता है। ओके, मिटा दूं? चलिए देखते हैं वॉन हाफ फैक्टर। वॉन हाफ फैक्टर, इससे पहले इसी चैप्टर में एक टॉपिक आया था, वॉन हाफ डाइल्यूशन लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड था। यहाँ पर मिलता जुलता आ रहा है टॉपिक वॉन हाफ फैक्टर। वॉन हाफ फैक्टर हिंदी में भी भाई यही बोलते हैं इसको, वॉन हाफ फैक्टर की जगह आप घटक लगाएंगे। किससे डिनोट करते हैं भाई? स्मॉल आई से। अभी वॉन हाफ फैक्टर आई क्या चीज़ है? अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि यार सॉलिड को सॉल्यूशन में डालेंगे तो या तो डिसोशिएट होगा या एसोसिएट होगा। तो कितना डिसोशिएट होगा, कितना एसोसिएट होगा, मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना होगा। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फैक्टर यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? वॉन हाफ फैक्टर आई कहते हैं। तो ओवरऑल कि सॉलिड को सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डालने पर वो कितना परसेंट टूट रहा है, कितना परसेंट जुड़ रहा है, इस चीज़ को निकालने के लिए हम जो फैक्टर यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? आई कहते हैं। ओके, अब ये आई वॉन हाफ फैक्टर आई क्या होता है, चलिए देखते हैं भला वॉन हाफ फैक्टर आई क्या है। वॉन हाफ फैक्टर आई इज इक्वल टू होता है नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व मोलर मास, जो उसका नॉर्मल होना चाहिए और जो ऑब्जर्व कैलकुलेट करके हमने निकाला है, दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं? वॉन हाफ फैक्टर आई। तो आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं कि यार वॉन हाफ फैक्टर क्या है, तो वो लिख सकते हैं सिंपल, इट इज़ अ रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व मोलर मास। सामान्य अणुभार और गणना से प्राप्त अणुभार का अनुपात क्या कहलाता है? वॉन हाफ फैक्टर आई कहलाता है। और अभी हमने बात किया था कि मोलर मास जो है, मोलर मास जो है वो रिवर्सिबल होता है किसके? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। यस, तो अगर यहाँ पर नॉर्मल मोलर मास है तो क्या हम उस नॉर्मल मोलर मास के लिए ऐसा लिख सकते हैं, इसके जस्ट रेसिप्रोकल में यहाँ पर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, स्पेस की कमी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ऑब्जर्व मोलर मास, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते हैं? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से वॉन हाफ फैक्टर आई को आप डिफाइन कर सकते हैं दोनों में से किसी से भी। इसको एक सिंपल से तरीके से अपन ये भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि किसी सॉल्यूट का नॉर्मल मोलर मास है 180 किसका होता है? ग्लूकोज का, मान रहे हैं अभी, एज्यूमिंग है। और ऑब्जर्व जब हमने कैलकुलेट किया एमबी थ्रू द 4 फॉर्मूले भाई, तो मान लो वो निकल कर आ रहा है सपोज 120। तो नॉर्मल मोलर मास देखो ज़्यादा है और कैलकुलेटेड या ऑब्जर्व मोलर मास कम है, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी? 1 होगी। यस या नो? ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू कम है ना, ऊपर वाले वैल्यू ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर जो भी आई की वैल्यू आएगी वो आई ग्रेटर देन क्या आएगा? 1। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो तो 120 ऑब्जर्व मोलर मास कम है। ऑब्जर्व मोलर मास कब कम होता है? जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज़्यादा होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
तो सॉलिड पार्टिकल्स सॉल्यूशन में क्या हो रहे होंगे, टूट रहा होगा कि जुड़ रहा होगा, टूट रहा होगा, तभी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज़्यादा आ रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज़्यादा आ रहा है तभी तो ऑब्जर्व मोलर मास क्या आ रहा है, कम आ रहा है, किससे, नॉर्मल मोलर मास। तो उस कंडीशन में I की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। तो अगर किसी के लिए I ग्रेटर देन 1 मीन अपन क्या समझेंगे, क्या हो रहा है, पार्टिकल्स डिसोशिएट की एसोसिएट, डिसोशिएट हो रहा है, मीन सॉलिड आर डिसोशिएट, सॉलिड आर डिसोशिएट। सेम उल्टा समझ लो, अब यहाँ पर 120 की जगह अगर 190 कर दें तो 190 में क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, यस या नो। अब नीचे की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ऊपर की वैल्यू कम, ये वैल्यू ज़्यादा है, ऑब्जर्व मोलर मास ज़्यादा है क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब कम होगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कब कम होते हैं, जुड़ने पे कि टूटने पे, जुड़ने पे, जुड़ना मतलब एसोसिएशन। तो उस कंडीशन में I लेस देन 1 मीन्स सॉल्यूट के अंदर क्या होगा, पार्टिकल एसोसिएट होगा। और अगर एग्जैक्ट आ जाता तो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, रेयर केस, बट अगर आ गया तो इज इक्वल टू एकदम क्या हो गया, 1। तो जितना आपने डाला उतना ही मिला। मतलब अगर I इक्वल टू 1 दैट मीन्स नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन, ना तो वो टूटेगा और ना ही जुड़ेगा। तो इस तरीके से वांट ऑफ फैक्टर I कैलकुलेट करके हम इजिली बता सकते हैं कि यार सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं कि सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं, ओके। और अब जब हम I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हम उसके बाद एक रिवाइज्ड फॉर्मूला बना सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास पाई इज इक्वल टू CRT फॉर्मूला होता है, तो अगर हमने I की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो I की वैल्यू यहाँ पर रख कर हम एक रिवाइज्ड फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डेल TF या डेल TB कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके लिए KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। तो यहाँ पर आप I की वैल्यू को पुटअप करके रिवाइज्ड फॉर्मूला बना सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से एबनॉर्मल मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज अ एबनॉर्मल मास एक्सप्लेन, तो आप समझाइए, डिफाइन कीजिए, उसके दोनों रीज़न एसोसिएशन और डिसोसिएशन को एक्सप्लेन करें। 1 मार्क्स में MCQ में कई बार क्वेश्चंस आए हैं, व्हाट इज अ मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन अ बेंजीन सॉल्वेंट, 120। किसी आयनिक कंपाउंड्स को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो नॉर्मल मोलर मास से कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। इस तरीके के MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। वांट ऑफ फैक्टर, व्हाट इज अ वांट ऑफ फैक्टर, तो सेपरेट एक अलग क्वेश्चन बनाइए वांट ऑफ फैक्टर के लिए, ओके। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे, ओके।